नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर। टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ के बाद उग्र प्रदर्शन भी हुआ है। टोल प्लाजा के बैरियर और सामानों की तोड़फोड़ की गई है। मामला सोमनी थाना के ठाकुर टोला के टोल प्लाजा का है, जहां पर तोड़फोड़ में पुलिस को भी चोटें आई हैं। तो ये बड़ी खबर है राजनांदगांव से, जहां पर टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ के बाद उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला है। टोल प्लाजा के बैरियर और सामानों को तोड़ा गया है। मामला सोमनी थाना के ठाकुर टोला के टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, तोड़फोड़ में बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप राजनांदगांव से। ये तस्वीरें जहां पर टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की गई है और इस तोड़फोड़ में पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिला है। राकेश यादव हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ गए हैं। राकेश, क्यों ये तोड़फोड़ हुई, क्यों प्रदर्शन हुआ? जी, आपको मैं बता दूं कि जो ये राजनांदगांव का जो टोल प्लाजा बना हुआ है वो अपने निर्धारित जगह में नहीं बना हुआ है। इसको लेके विरोध हो रहा है। और दूसरी अहम चीज आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव का जो गाड़ियों का जो पासिंग है CG08 है, उससे भी अब ये टोल प्लाजा वाले पैसे वसूली कर रहे हैं। पहले जो शर्तें थी लोगों के बीच में बात ये रखी गई थी टोल प्लाजा के द्वारा कि राजनांदगांव की गाड़ियों को छूट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। कुछ सालों के बाद लगा टोल प्लाजा की जो मनमानी है, वहाँ के लोगों की गुंडागर्दी है, वो सामने आने लगी, जिससे आज राजनांदगांव की जनता उग्र होकर यहाँ पहुंची है और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ जारी है और भारी संख्या में पुलिस के बल और जवान भी तैनात हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। राकेश, शर्तों से टोल प्रबंधन क्यों मुकर गया, और अगर मुकर गया तो क्या कोई मॉनिटरिंग इस टोल प्रबंधन की नहीं हो रही क्या? नहीं जी, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार उन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ कि जो टोल प्लाजा बना है वो अपने निर्धारित स्थान पे नहीं बना है। राजनांदगांव शहर से महज 10 किलोमीटर में बना दिया गया है, जबकि जो निर्धारित स्थान है वो टप्पा के पास है। इसके कारण लोगों में आक्रोश है और टोल प्लाजा की मनमानी और गुंडागर्दी के कारण लोग परेशान हैं। और इस टोल प्लाजा में अन्य टोल प्लाजा की अपेक्षा ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। बिल्कुल राकेश, आप बता रहे हैं गलत जगह पर यह टोल प्लाजा बनाया गया है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? पूरी एक अथॉरिटी होती है, सिस्टम होता है, जिला प्रशासन होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है। क्या अब सिस्टम के साथ मिलकर टोल प्रबंधन कंपनी ने गलत जगह पर ये टोल बना लिया, या फिर बात कोई और है? जी हाँ, निश्चित ही कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत यहाँ फिट बैठती है। जहाँ टोल प्लाजा ने अधिकारियों से साठगांठ करके ये जो टोल प्लाजा है यहाँ ठाकुर टोला पे बनाया है, जबकि इसको टप्पा के पास बनना था। जी, गलत जगह पर यह बना लिया गया। टप्पा आप बता रहे हैं एक जगह जहां पर यह टोल प्लाजा बनाया जाना था। अब ये भी बता रहे हैं कि ज्यादा पैसे भी वसूले जा रहे हैं। गांव वाले या स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, क्या दलीलें हैं उनकी? बात यही सामने आ रही कि अन्य टोल प्लाजाओं की अपेक्षा यहाँ 20 से 30 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। महंगा है ये टोल प्लाजा। इन सब चीजों से लोगों की नाराजगी है और सबसे ज्यादा जो नाराजगी है लोगों की यही है कि राजनांदगांव की जो पासिंग वाली जो गाड़ियां उनको छूट नहीं दिया जा रहा है। और फास्ट ट्रैक वाली जो बात आ रही है, राजनांदगांव की गाड़ियों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। ट्रक के साथ उनकी गाड़ियों को खड़ा किया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। और ये आक्रोश पिछले कई महीनों से चल रहा था, जो आज फूटा है। जी, टोल प्रबंधन से जुड़ी बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। क्या कह रहा है टोल प्रबंधन या उसके जो अधिकारी हैं, वो इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन दे रहे हैं? टोल प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण ही ये बातें सामने आई हैं। कुछ दिन पहले भी लोगों ने एक हफ्ता पूर्व चक्का जाम किया था, जिसमें टोल प्रबंधन ने ये कहा था कि बैठ के ये मसला हल कर लिया जाएगा। लेकिन टोल प्रबंधन ने ये भी कहा था उस दौरान एक हफ्ते पहले कि राजनांदगांव की जो गाड़ियां हैं उसके लिए हम एक अलग लाइन कर देंगे, जिससे वो जाएगी आएगी। लेकिन जिस दिन प्रदर्शन हुआ उसी दिन बस ये सारी चीजें यथावत थी। उसके बाद टोल प्रबंधन की मनमानी फिर से चलने लगी और टोल में मनमानी तरीके से पैसा वसूला गया और लोगों को रोका भी जा रहा था। राजनांदगांव के लोगों को, राजनांदगांव प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं राकेश? प्रदर्शनकारियों का सीधा कहना है कि टोल
जो इसकी निर्धारित जगह है वहां बनाई जाए और टोल को यहाँ से हटाया जाए। टोल को यहां से हटाया जाए। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस कर्मियों को भी इस प्रदर्शन में चोटें आई हैं, तोड़फोड़ में चोटें आई हैं। पुलिस अमला मौजूद है वहां के पर। दौरान एक बोर्ड जो है टोल प्लाजा का, जो लोहे का बोर्ड था, वो प्रदर्शनकारियों के द्वारा धकेला गया, तो वो उधर जो बैरिकेड लगे थे उससे टकरा के एक पुलिस वाले हैं जो टीआई हैं, उनके नाक में चोट लग गई है और लोगों का इंटेंशन पुलिस को अब नुकसान पहुंचाना नहीं था। यहाँ मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा, वो धोखे से उनको लग गया और ये अभी भी प्रदर्शन जारी है, लोग तोड़फोड़ कर ही रहे हैं। बिल्कुल जी, तोड़फोड़ हुई है, प्रदर्शन भी हुआ है। अभी क्या ताजा हालात हैं वहां पर, क्या और पुलिस बल वहां पर पहुंचाया गया ताकि हालात गड़बड़ ना हो, बिगड़े नहीं? अभी भी लोग यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और बल बुलाया गया है क्योंकि जो भीड़ है वो उग्र होते जा रही है और काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसी राजनीतिक दल का प्रदर्शन नहीं है, लोग स्वेच्छा से यहाँ पहुंचे हैं। एक टोल प्लाजा संघर्ष समिति है, उसके बैनर तले लगातार ये प्रदर्शन जारी है और जो कुछ लोग हैं वो मना भी कर रहे हैं कि तोड़फोड़ मत करिए, उसके बाद भी लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो निकल रहा है लोगों का। जी बिल्कुल, यानी कि पुलिस की मौजूदगी में ही ये तोड़फोड़ इस टोल प्लाजा में हो रही है। दरअसल हालांकि इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, वो जो शर्तें थी उन शर्तों को दरकिनार कर दिया गया टोल प्लाजा के जरिए, और इतना ही नहीं, टोल प्लाजा जहां बनना चाहिए था वहां पर बनाया ही नहीं गया। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर, बड़ी खबर, निर्भया के दोषियों की फांसी टल गई है। 22 जनवरी को अब निर्भया के दोषियों की फांसी नहीं होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, निर्भया के दोषियों की फांसी टल गई है। 22 जनवरी को निर्भया के 4 दोषियों की फांसी होने वाली थी। डेथ वारंट पर फैसला भी पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया था। इसके बाद हाई कोर्ट में जो दोषी थे वो गए थे, वहां भी खारिज हो गई थी, लेकिन अब निर्भया के दोषियों की फांसी एक बार फिर टली है। 22 जनवरी को फांसी निर्भया के दोषियों की नहीं हो पाएगी। चारों दोषियों को इसी महीने यानी कि 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी, तो निर्भया के चारों दोषियों को अभी फांसी नहीं हो पाएगी। 22 जनवरी को फांसी होने वाली थी जो कि टल गई है और दरअसल चारों दोषियों के जरिए तमाम वो कोशिशें हो रही कि कैसे भी फांसी को टाला जा सके। क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के डेथ वारंट को चुनौती दी गई और अब इतना ही नहीं, मर्सी पिटीशन भी राष्ट्रपति के पास दाखिल की गई है। यानी कि तमाम वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे देरी हो इस मामले में अमल में। तो यानी कि 22 जनवरी को जो फांसी मुकर्रर थी वो अभी नहीं हो पाएगी। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, क्या वजह है दोषियों की फांसी टलने के पीछे? ये देखिए, फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में तिहाड़ से रिस्पांस मांगा है और रिस्पांस ये मांगा है कि इस मामले में जो मुकेश हैं उनकी पिटीशन का भी स्टेटस क्या है। इस फिलहाल ये कोर्ट ने नोटिस किया है तिहाड़ को, उस मामले में रिस्पांस मांगा है। हालांकि जो मुकेश की वकील हैं उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी थी कि जो शत्रुघ्न चौहान का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर से ये बोला है कि अगर किसी भी जो दोषी है उसका मर्सी पिटीशन यानी कि उसकी दया याचिका प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है या अगर उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो उसके बाद उसको 14 दिन का समय मिलता है। मुकेश की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई कि जो अथॉरिटी है उन्होंने प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको नहीं बताए, लिहाजा उन्होंने जो मर्सी पिटीशन है वो लेट दाखिल किया। हालांकि अभी जो मर्सी पिटीशन का स्टेटस है वो जानने के लिए तिहाड़ अथॉरिटी को नोटिस किया है फिलहाल कोर्ट ने। लेकिन जो ये प्रोसेस है प्रशांत, उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो संकेत है कोर्ट का वो यही है कि 22 जनवरी को जो डेथ वारंट जारी हुआ था दोषियों को, वो फिलहाल मुश्किल में है, यानी कि उस पर कहीं ना कहीं तलवार लटक गई है कि 22 जनवरी को जो फांसी होनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि 22 जनवरी में अब सिर्फ 5 दिन बाकी है और माननीय राष्ट्रपति के पास जब तक ये फाइल पहुंचेगी
तब तक 1 से 2 दिन का समय लगेगा। और अगर राष्ट्रपति उस मर्सी पिटीशन को खारिज करते हैं तो 14 दिन का समय उसके बाद दिया जाएगा। यानी कि 22 जनवरी को किसी भी हाल में इन दोषियों को फांसी की सजा नहीं होगी। ये फिलहाल एक बड़ा संकेत पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जरूर दिखा है। बिल्कुल सुशील, एक और महत्वपूर्ण पहलू ये इसमें नजर आता है कि जो भी विकल्प हैं उनमें पूरा समय लेकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि और डिले से डिले किया जा सके और मौका लिया जा सके, समय लिया जा सके। सुशील जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि ये एक डिले टैक्टिक्स है, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर देखें तो तमाम जो दोषी हैं उनके पास उनका अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग फिलहाल वो किया जा रहा है। हालांकि याचिकाकर्ता मुकेश की तरफ से कोर्ट में ये भी दलील दी गई कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे प्रोसेस को डिले किया गया। अगर दिल्ली सरकार को वाकई इस प्रोसेस में जल्दबाजी करनी थी तो उनको खुद ये नोटिस इशू करवाना था देयर अथॉरिटी को, लेकिन उनकी तरफ से 2.5 साल से कोई भी नोटिस इशू नहीं कराया गया। और यही वजह है कि जब उनके खिलाफ डेथ वारंट इशू हुआ तब उन्होंने अपनी लीगल रेमेडीज को यूज करना शुरू किया। इससे पहले अगर तिहाड़ अथॉरिटी को दिल्ली सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता कि ये तमाम जो दोषी हैं उनके लीगल रेमेडी का अगर वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इनिशिएटिव दिल्ली सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से उन तमाम दोषियों को ना ही किसी भी प्रकार की कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही किसी भी प्रकार से कोई इंटीमेशन दिया गया। और इसी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है वो डिले हुआ है। हालांकि जब कोर्ट ने उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया तो तमाम जो दोषी हैं उन्होंने अपने जो कानूनी उपाय हैं वो यूज करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, एक दिन का ये विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। संविधान के 126वें संशोधन का अनुसमर्थन प्रस्ताव पारित हो गया है सर्वसम्मति से। और आपको बता दें कि SC/ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाने का ये प्रस्ताव था जो कि पारित हो गया है। करीब 2 घंटे की चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है। ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, संविधान के 126वें संशोधन का अनुसमर्थन प्रस्ताव पारित हो गया है। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, सुबह जब सत्र शुरू हुआ अभिभाषण से पहले ही विपक्ष बाहर चला गया था या वॉकआउट कर दिया था, लेकिन क्या इस जो संविधान के 126वां संशोधन था इसे समर्थन के लिए विपक्ष अंदर आया, दोनों के समर्थन के साथ ही कैसे पारित किया गया? बिल्कुल, देखिए सदन की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू हुई और जिस प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करके विपक्ष बाहर निकल गई, ऐसा लग नहीं रहा था कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा। लेकिन दोनों ही पक्ष और विपक्ष ने इस चर्चा में भाग लिया। दोनों ही ने अपनी अपनी बातें रखी और तमाम बातों के बाद तकरीबन 2-2.25 घंटे की चर्चा के बाद आज जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसका मतलब ये कि आने वाले 10 सालों तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में ST के लिए 29 सीट आरक्षित रहेगी, SC के लिए 10 सीट आरक्षित रहेगी और एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति इसी नियम के तहत की जाएगी। मतलब है कि 10 सालों तक के लिए ये आरक्षण का जो दर था उसको बढ़ा दिया गया, 10 साल तक की समय सीमा बढ़ाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा के दौरान अगर बातचीत और नोकझोंक पर अगर नजर डाली जाए, अपने दर्शकों को बताएं कि रमन सिंह ने खड़े होकर ये कहा कि आरक्षण 10 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। और अजीत जोगी ने यह कहा कि आरक्षण 10 साल के लिए जरूर बढ़ाया जाए, लेकिन 10 साल बाद ऐसी स्थिति बने कि आरक्षण देने की आवश्यकता ना हो। मतलब ये कि चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सबका विकास इस स्तर पे पहुंच जाना चाहिए 10 साल के भीतर कि आने वाले समय में आरक्षण के लिए सोचना न पड़े। सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने दोनों ने ही आदिवासियों की स्थिति के लिए वर्तमान समय में मौजूदा में एक दूसरे को जिम्मेदार बताया है। लेकिन तमाम नोकझोंक और चर्चाओं के बाद अंततः ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। बिल्कुल, सर्वसम्मति से SC/ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन कई और मसलों पर विपक्ष हमलावर था। अवधेश, क्या उन मसलों को भी उठाया गया? क्या उन जो मुद्दे थे उन पर भी घेरने की कोशिश हुई विपक्ष के जरिए सरकार को?
निश्चित तौर पर देखिए, सदन की जब शुरुआत हुई, कार्रवाई की जब शुरुआत हुई, उसी वक्त में पूर्व विधायकों का सुरक्षा हटा लेने के मामले पे विपक्ष ने सरकार से जवाब चाहा। विपक्ष की ओर से ये मांग की गई कि सदन में गृह मंत्री मौजूद है, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद है, सरकार की ओर से एक जवाब आना चाहिए कि आखिरकार उन विधायकों का जो खास करके सुदूर अंचल में रहते हैं, उन विधायकों का जो आदिवासी विधायक होने, पूर्व विधायक होने के बाद भी अगर वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो उनकी सुरक्षा को क्यों हटा लिया गया, जबकि वहां पे सुरक्षा की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। ऐसे में सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब लिखित में या मौखिक तौर पर सदन में नहीं दी गई। साथ ही साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी बार बार सवाल पूछा गया सरकार से कि आखिरकार इस तरह से कानून व्यवस्था क्यों बनी है, लेकिन तमाम टकराव नोकझोंक होते रहा। सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आते रहा। एक मौका ऐसा भी आया कि सत्ता पक्ष की ओर से एक मंत्री ने बकायदा आंकड़े भी प्रस्तुत किए कि आप लोग के राज में, मतलब ये कि बीजेपी के राज में कितना जो अपराध का दर हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, और कांग्रेस की सरकार में अपराध के दर में कमी आई है। तो तमाम चीजों, तमाम जद्दोजहद के बीच सदन की कार्रवाई फिलहाल लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी ताजा जानकारी जो निकल के आई है, अपने दर्शकों को बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पे कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पे विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया है। विपक्ष उस प्रस्ताव पे चर्चा में ही भाग नहीं ले रही है। बीजेपी, जोगी, कांग्रेस और बसपा, तीनों ही दलों के विधायकों ने उस धन्यवाद ज्ञापन या कहा जा सकता है कृतज्ञता जो प्रस्ताव था उससे अपने आप को अलग कर लिया है। अब केवल सत्ता पक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन में भाग लिया जाएगा। किसी भी तरह से कोई संशोधन विधानसभा को प्राप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल, यानी कि विपक्ष एक बार फिर सदन से बाहर चला गया है। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर सतना से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। 6 बच्चे जख्मी हो गए, 3 बच्चों को गंभीर चोट आई है। लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कोलगंवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर है सतना से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। 6 बच्चे जख्मी हो गए, 3 बच्चों को गंभीर चोटें आई। बड़ी खबर बेमेतरा से, जहां चिटफंड कंपनी के 4 डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए। दोगुना रकम लौटाने के नाम पर करोड़ों ठगने का आरोप है इन पर। भुवनेश्वर से इन्हें गिरफ्तार कर बेमेतरा लाया गया है। तो ये बड़ी खबर है बेमेतरा से, जहां चिटफंड कंपनी के 4 डायरेक्टर गिरफ्तार कर बेमेतरा लाए गए हैं। दोगुनी रकम लौटाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने का इन पर आरोप है। भुवनेश्वर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अब आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार एनआईए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। एनआईए एक्ट के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार। एनआईए कानून को छत्तीसगढ़ सरकार ने दी चुनौती। एनआईए एक्ट के खिलाफ कांग्रेस सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने की एनआईए एक्ट को रद्द करने की मांग। यूपीए सरकार में बने एनआईए एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार ने कहा है कि ये कानून राज्य पुलिस से जांच के अधिकार को छीनता है। याचिका में कहा गया है कि इस नए एक्ट की वजह से लोकल पुलिस जो सर्च ऑपरेशन करती है उनसे वो अधिकार छीन लिया गया है। सरकार का कहना है कि फिलहाल राज्य की पुलिस इस एक्ट के दायरे में नहीं है। फिलहाल सरकार की ओर से दाखिल याचिका को लेकर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। दरअसल राज्य सरकार ने भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौत मामले की जांच को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट से निराशा हाथ रखने के बाद प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। कांग्रेस सरकार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर राज्य में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार जो है अपने राज्य को ही पूरा देश मान रही है। ये संघीय व्यवस्था है और एनआईए पूरे देश में काम करती है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए काम करती है, विदेशी
जो ट्रांजैक्शंस हैं, विदेशी हमले हैं, उसके लिए जांच करती है, नक्सलवादियों के लिए जांच करती है। तो इस प्रकार की मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना ये एक मजाक है। वहीं इस मामले में मंत्री उमेश पटेल ने कहा है कि अभी मामला कोर्ट में गया है, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। देखिए, याचिका है अभी, क्योंकि कोर्ट में ये याचिका लग चुका है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट हम लोग को कर नहीं सकते। मामला सब जुडिस है और उसका जो फैसला आएगा उसके हिसाब से फिर बात करेंगे। सीबीआई और एनआईए ये दो ऐसे तंत्र हैं भारत शासन के जिसका दुरुपयोग कभी भी हर जगह करते आए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना लाजमी है, इसमें अन्यथा कोई बात नहीं है। बात यह है कि असली अपराधियों तक सामने, अपराधी तत्व कौन है सामने आने चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार एनआईए एक्ट को चुनौती देने वाली पहला राज्य बन गया है। ये कदम केरल सरकार की ओर से संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती दिए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ रायपुर से अवधेश मिश्रा और ममता लांजीवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।